Good morning, everyone. Myself, Shankar Beniwal, Assistant Professor, SBD Government College, Sardar Shahar. हम BSc सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। आप सभी का फिजिक्स बाय SL बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस महामारी के समय घर पर सुरक्षित व सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, जब भी बाहर निकलें मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके साथ साथ जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपको मैं कुछ सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वगैरह भी दूंगा, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। नोट्स की PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सेंड कर दी जाएंगी। आप बार बार वीडियोज़ को देखें, एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देखें, 2 बार नहीं आता है 3 बार देखें, फिर आप PDF में देखें कि भी सर ने क्या समझाया है। साथ में बुक भी लें, बुक आपकी शॉप पे उपलब्ध होंगी, तो साथ में किताब में से भी अध्ययन करने की आदत डालें। तो ऐसी कोई मुश्किल किताब नहीं है कि आप ना कर पाएँ। आपने BSc प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम नहीं दिए तो अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता नहीं चला कि कॉलेज एजुकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का आता है। अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ होती है? देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में अगर थर्मोडायनेमिक्स की स्पेलिंग की बात करें तो थर्मो THERMO थर्मो और डायनेमिक एंड थर्म। अब थर्म का मतलब क्या होता है? हीट से रिलेशन है, THERM। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी हीट किस में कन्वर्ट हो, मोशन यानी गति में, वर्क में, कार्य में। यानी जो हीट है वो एक एनर्जी का ही पार्ट है, वर्क है वो भी एक एनर्जी का ही पार्ट है, दोनों ही एनर्जी के पार्ट हैं। फिर दोनों में अंतर क्या चीज़ का है? क्या चीज़ का अंतर है दोनों में भी? हीट और मोशन या वर्क अगर कहें, आप नॉर्मली पढ़ते भी आए हैं, 11th 12th में पढ़ा है कि हीट एनर्जी होती है। फिर एनर्जी और इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, हीट होती है वो नो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होती है। एनर्जी की क्या नहीं होती है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी व्यवस्थित रूप नहीं है एनर्जी का एक प्रकार से। और जो वर्क होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। वर्क क्या होता है? एनर्जी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो हीट होती है नो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या किसका अध्ययन करेंगे, यानी ऊष्मा का रूपांतरण। ऊष्मा का किस में रूपांतरण? कार्य में रूपांतरण। गौर से देखना इस बात को, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण। कल को कोई कंपटीशन एग्जाम में या वाइवा में आपको कहीं भी पूछ ले कि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम थर्मोडायनेमिक्स में जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है एनर्जी का, उसके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अध्ययन करते हैं, यानी हीट का किस में, वर्क में जो रूपांतरण है वो करते हैं। अब इसका एम जो था थर्मोडायनेमिक्स का, वो एम मैंने आपको बताया कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। अब आप एक बात जानते हैं, 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी कि जो हीट है
अगर आपके पास 100 जूल हीट है तो क्या आप उसको 100 जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, जबकि अगर कोई कार्य आपका 100 जूल है तो उसको हीट में आप 100 जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये 100% कन्वर्ट हो सकता है। यानी वर्क होता है वो हीट में 100% कन्वर्ट हो सकता है, परंतु हीट है वो वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताते हैं कि भी कौन सा जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स मेनली टेल्स अस व्हाट थिंग आर पॉसिबल एंड व्हाट थिंग आर नॉट पॉसिबल। अब एक चीज़ और है, सेकंड, एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भी हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में होता है और वर्क का हीट में ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में कितना होता है, कितने प्रतिशत तक हो सकता है। सेकंड बात देखो, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है, नॉट पॉसिबल प्रोसेस। देखिए ये सेकंड वाला प्रोसेस है वो आप जानते हैं कि अगर दो आपके सिस्टम हैं, दो सिस्टम में आपके एक 50 डिग्री पे है, सेकंड आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आपको पता है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर होगा, न कि 50 डिग्री से 100 डिग्री। इसका मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा किस की ओर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है, कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं होता है। ये भी हमें कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताती है। यानी थर्मोडायनेमिक्स हमें ये चीज़ बता के देती है कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी बेसिकली हीट टू वर्क जो कन्वर्ट करने की एक आपकी ब्रांच है फिज़िक्स की, जो हमें ये बताएगी कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो हैं एनर्जी की वो किस रूप में रूपांतरित होती है। अब देखिए, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ इंटरनल माइक्रोस्कोप स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये भी एक डेफिनेशन इसकी मैंने दी है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए आगे अपने विस्तार पूर्वक चलेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम का अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक का नहीं करेंगे। माइक्रोस्कोपिक का कहाँ करेंगे, देखो आप आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, वहाँ पे आप माइक्रोस्कोपिकली का आप अध्ययन करेंगे। माइक्रोस्कोपिकली मतलब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, बेसिकली मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक। अब कुछ बेसिक जो बातें हैं, थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पता चल गया, हीट टू वर्क, ठीक है, साधारण सी परिभाषा है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, इसके डील करती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक अभी अपने बताएंगे। अब देखिए अगला मैं छोटा सा बिंदु मैं आपको लेके चलता हूँ, सिस्टम, निकाय क्या चीज़ होती है, सिस्टम क्या चीज़ होती है, सिस्टम क्या चीज़ होती है। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपने थर्मस फ्लास्क का उदाहरण देखा होगा। थर्मस फ्लास्क एक सिस्टम का ही उदाहरण है। अब थर्मस फ्लास्क के सिस्टम का उदाहरण है, आप एक रूम है, रूम में चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, उसको भी आप क्या ले सकते हो, एक सिस्टम ले सकते हो। यानी एक ऐसी चीज़ जो क्या हो, इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से कट हो, उसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। कोई भी सिस्टम हो सकता है आपका, एक फ़ैन है वो भी सिस्टम हो सकता है आपका, गैस का सिलेंडर है वो भी आपका एक सिस्टम हो सकता है, जो इंजन है, आप इंजन गाड़ियों में जो इंजन देखते हो वो इंजन भी आपका एक क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम आपके कई टाइप के भी हो सकते हैं। तो एनी पोर्शन ऑफ मैटर विच इज़ कंसिडर्ड एज ए सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, एनी पोर्शन ऑफ द मैटर विच इज़ कंसिडर्ड एज ए सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके, बार बार पैटर्न लॉक आ जाता है इसमें, इस व्यवधान के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। अब देखिए सिस्टम का जो प्रकार है वो कई प्रकार का हो सकता है। टाइप ऑफ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम हो सकता है आपका,
ओपन सिस्टम हो सकता है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपने क्या किया, ब्रिक्स से आपने दीवारें खींच दी, वॉल्स खींच दी एंड एक रूम का आपने निर्माण कर लिया। अब रूम के अंदर जो हवा है, उस हवा से क्या नहीं हो सकता? हवा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ये क्लोज्ड सिस्टम होता है, यानी मास का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। गैस है आपका, सीलबंद गैस है, तो उसमें जो दीवारें हैं गैस की, वो आयरन की बनी हुई है। अगर आयरन की बनी हुई है तो वो भी क्या है आपका, एक प्रकार से क्लोज्ड सिस्टम है। अगर पाइप से जोड़ देंगे तो अलग कंडीशन बन जाएगी। तो क्लोज्ड सिस्टम में ध्यान रखें, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं गैस सिलेंडर। अब देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, मास भी ट्रांसफ़र हो जाए और क्या हो जाए, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाए। दोनों चीज़ें अगर ट्रांसफ़र हो रही हैं तो वो क्या होता है आपका, ओपन सिस्टम होता है। जैसे अगर किसी रूम की खिड़कियां खुली हैं और अगर उसको आपने, रूम को क्या मान रखा है आपने, सिस्टम मान रखा है, तो जो सराउंडिंग के साथ उसका जो रिलेशन है वो मास एंड एनर्जी दोनों क्या कर सकता है, दोनों का आदान प्रदान यानी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल देखें। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास ट्रांसफ़र होगा न ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, यानी बोथ नो ट्रांसफ़र, यानी दोनों ही आपके क्या नहीं होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब ऐसा सिस्टम आपके होता है थर्मस फ्लास्क। अगर थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल बात करें तो उसमें अगर चाय आप गर्म डाल देंगे, कॉफ़ी अगर गर्म डाल देंगे तो वो क्या रहेगी, गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं होगी, क्योंकि उससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और मास का तो होने का पर्सन ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें चारों तरफ क्या बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं। तो वो कौन सा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओके, अब बात आती है सराउंडिंग क्या चीज़ होती है। सराउंडिंग क्या चीज़ होती है? All these things which are outside the system and influence its behavior as known as surrounding। यानी जो वो पार्ट आपका जो सिस्टम को क्या करता है, पृथक करता है, यानी सिस्टम से इंटरेक्शन रखता है। बाहर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, लेट ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन हीटेड बाई ए बर्नर। Here the gas is the system which the piston and the piston and burner are the surrounding। तो सराउंडिंग वो पार्ट है, जैसे आपने एक रूम लिया तो रूम का जो बाहर का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सी बातें हैं, उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। यानी सिस्टम को पृथक करने वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज़ होती है? अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये है कि जो एनर्जी का क्या कर ले, ट्रांसफ़र कर ले, या कोई ना कोई दो चीज़ें हों जिनका वो क्या करे, इंट्रैक्शन के माध्यम से सराउंडिंग के साथ क्या करें, आदान प्रदान करें, उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन विच में इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग इन एट लीस्ट टू distant way, and one of these necessarily a transfer of heat and the other may be some other means the transfer of energy, say performance of mechanical work or on the system through electromagnetic interaction। यानी ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज़ होगी कि वो कोई न कोई दो चीज़ों का क्या करें, सराउंडिंग के साथ क्या करें, आदान प्रदान करें। एनर्जी कर सकता है या फिर कोई और चीज़ हो, सेकेंड हीट कर सकता है, और सेकंड आपका मैकेनिकल वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क कर दे, तो कुछ ना कुछ वो क्या करे, सराउंडिंग के साथ आदान प्रदान करे, वो क्या होगा, आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। तो ये थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ये कम ही आता है थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली सिस्टम आता है, तो सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। अब देखिए अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था क्या होती है किसी भी सिस्टम के लिए, साम्य अवस्था क्या होती है? वैसे भी आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर साम्य में है, कोई खड़ा है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल एकदम फिजिक्स वे में कहें कि बिल्कुल सावधान
की पोजीशन में खड़ा है, उस पर किसी प्रकार का फोर्स कहीं से भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। पहले भी आप 11th में या 12th में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इक्विलिब्रियम की पोजीशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा कि अगर कोई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर मैकेनिकल की, तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर किसी प्रकार का फोर्स एंड टॉर्क यानी बल एंड बल आघूर्ण ना लगे, तो वो जो आपका सिस्टम होता है वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। अब यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो आपके पास चीज़ वही है सेम, कि इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में अगर चेंज नहीं हो रहा, तो वो जो पोजीशन होगी वो उसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, यानी सिस्टम में यानी निकाय में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं अपने, साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब साम्य अवस्था भी 3 टाइप की है, मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन किया है इसका अच्छी प्रकार से, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियरली, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब साधारण शब्दों में याद रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स एंड टॉर्क। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो किसी सिस्टम के अंदर प्रेशर आप अपने लेते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स एंड टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने ज़्यादातर फोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर की बात चल रही है, तो नो अनबैलेंस्ड फोर्स इंटायर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का भी आपके प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का इंटरेक्शन आपके प्रेशर के माध्यम से नहीं होना चाहिए, या फिर आप फोर्स, ना तो फोर्स लग रहा हो ना आपका टॉर्क लग रहा हो। यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का जो प्रेशर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात आ जाती। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम हैज नो टेंडेंसी टू अंडरगोज ए चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, या तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज ना हो, एंड आल्सो हैज़ नो टेंडेंसी टू ट्रांसफर मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये अब साधारण शब्दों में मैं बता देता हूँ कि मेनली जो सिस्टम है उसके अंदर अगर मैटर की डेंसिटी अगर सेम होगी तो मैटर एक जगह से, सिस्टम के अंदर मैटर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेगा। यानी सिस्टम में जो आपका पदार्थ है या जो भी आपकी गैस है या कोई भी चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करनी चाहिए। किसके कारण, डेंसिटी के कारण। अर्थात प्रत्येक पार्ट में केमिकल पोटेंशियल का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। थर्ड जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रत्येक पार्ट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके पास टेम्परेचर T1 एंड T2 यानी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के, यानी T1 एंड T2। अब आपके 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब P1 इक्वल टू P2, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब μ1 इक्वल टू μ2। म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब T1 इक्वल टू T2। इफ P1 equal to P2 and μ1 equal to μ2 and T1 equal to T2, then it is called thermodynamics equilibrium। बहुत अच्छी परिभाषा है ये बहुत बार आती है कि ऊष्मागतिकीय साम्य अवस्था क्या होती है, ऊष्मागतिकीय साम्य अवस्था क्या होती है। तो आपको क्लियरली ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई निकाय यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य व तापीय साम्य में हो, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर हो, तो उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियरली बात। तो ये था इक्विलिब्रियम। तो आज मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस आज के लिए इतना ही। बेसिक कंसेप्ट जो थे वो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1.5 नंबर में आ सकता है। सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है,
थर्मोडायनेमिक्स का जो एम है वो क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं आशा व उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ये बातें अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। मैं ये जो बातें हैं ये नॉर्मल बातें थी, तो मैंने इंग्लिश में ये रिटर्न कर दी। बाकी आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे, और कोशिश करूँगा कि जब आपको समझाऊँ तो कुछ विद्यार्थी हो सकता है इंग्लिश मीडियम के भी हों, तो उनके भी पल्ले पड़े, तो जो शब्दावली है वो मैं बीच बीच में इंग्लिश की भी काम में लूँगा, हिंदी की भी काम में लूँगा, तो दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए ये बातें समझ में आती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और मेरे वीडियो लगातार आप देखते रहना। मैं जब तक अपने रेगुलर कॉलेज स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक आपको मैं प्रत्येक सप्ताह 2 या 3 जितने वीडियो पॉसिबल होते हैं उतने वीडियो आपको बनाकर डालता रहूँगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।